आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नाव कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक छेद नाव को डुबो सकता है। ये कहावत राजनीति में भी बिल्कुल फिट बैठती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं, तो वजह है मुस्लिम समाज के कई बड़े बड़े संगठनों की वो बैठक जो रविवार को दिल्ली में होगी, और मुद्दा होगा मोदी सरकार के राज में मुस्लिमों का भविष्य। ये बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त में मुस्लिम वोट बैंक किंग मेकर माना जा रहा था एक वक्त पर, लेकिन आज कहते हैं ये बट गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विवादित बयानों से मुस्लिम समाज मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है? ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर दिल्ली चुनावों के पहले एक आहट है जिसको समझना होगा तमाम राजनीतिक पार्टियों को। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की देशभक्ति का सीना ठोककर दुनिया को संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के देश में मुस्लिम समाज के कुछ लोग मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि पिछले 7 महीने से आरएसएस के संगठनों से लेकर हिंदूवादी दूसरे संगठनों के ऐसे बयान आए हैं जिन्होंने मुस्लिमों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसे अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतेगी मोदी सरकार। 2021 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम इन द गंगा का मैदान। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। नतीजा ये हुआ कि रविवार को मुस्लिम समाज के कई लोग मोदी सरकार पर अपने समाज के भविष्य को लेकर मंथन करने बैठ रहे हैं। Everything remains like this, and the people are not being controlled properly. I think we will have a very bad image internationally, and we will also be having a lot of unrest in the country. So we are worried. As an Indian, we are worried about the whole thing. So we want to have a discussion. राजनीति के पंडित भी यही कहते हैं कि मोदी को मुसलमानों के वोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज भले ही बहुसंख्यक वोट उनके साथ है, लेकिन अल्पसंख्यकों का वोट फिर से राजनीति के खेल को बदलने की ताकत रखता है। मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा तबका, मैं कहूँगा बिल्कुल शार्पली पोलराइज्ड आम आदमी की पार्टी की तरफ होंगे, और ऐसा मानना कि उसमें से कुछ संख्या में मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हो, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी भूल होगी जो ऐसा मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। खैर, वोट की राजनीति जो भी कहे, लेकिन एक बात सच है कि इस वक्त मोदी का सिक्का चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बैठक का कितना औचित्य है, और क्या ऐसी बैठक मोदी सरकार के लिए सोचने का वक्त है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, जो कि संघ के विचारक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, दोपहर सामना के संपादक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास मौलाना अंसार रजा साहब आना चाहती हूँ। बाबा रामदेव भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ेंगे कुछ देर में, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी रामदेव भी जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास मैं मौलाना अंसार रजा साहब आना चाहती हूँ। क्यों मिल रहे हैं दिल्ली चुनाव के ऐन पहले दिल्ली में इतनी बड़ी बैठक करना, जिसमें 5 बड़े जो संगठन है आपके वो एक साथ शामिल हो रहे हैं? क्या शक्ति प्रदर्शन है, ताकत? देखिए, 5 संगठन मिले या 10 संगठन मिले, हाँ। ये 5 संगठन ना तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार हैं, हाँ। और ना इनके कहने पर हिंदुस्तान का सारा मुसलमान एक जगह चला जाएगा। सोचना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब, उन पर हमें भरोसा करना है या नहीं करना है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भरोसा करने के लिए तैयार था और तैयार है, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ है, जिसमें 7 महीने पहले मोदी साहब को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भरपूर तरीके से वोट दिया है, बीजेपी माने ना माने वो अपनी जगह है, हमने भरोसा करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस तरह के जो बयान आना शुरू हुए हैं, कहीं हम हिंदुस्तान से निकालने की बात हो रही है। तो उन बयानों का रिएक्शन है क्या? ये मिलना नहीं, रिएक्शन नहीं है, अभी मंथन किया जाएगा। सदस्य भी, कमाल फारूकी साहब सदस्य हैं, वो भी पहुंच रहे हैं, महमूद मदनी साहब पहुंच रहे हैं, कुछ तो मतलब है इसका। देखिए, मैं एक बात आपकी में मतलब है, हाँ। तब तो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा इसमें कि जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तो वो बात खुल के सामने नहीं आई कि किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं। पहले इनको बैठने दीजिए, उसके बाद फिर डिबेट हो तो मजा आता है। नौमानी साहब क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मुद्दा आपने रखा है, लेकिन यह है कि जिस संदर्भ में आप बात कर रही है वो बिल्कुल नहीं है। ये जो है वह दिल्ली के चुनाव को लेके ये प्रोग्राम इन लोगों का बहुत पहले था
कि मोदी सरकार बनने के जो है वो 7 महीने हो गए हैं और अभी जो इस तरह के जो बयानात आए हैं धर्मांतरण को लेके, घर वापसी को लेके, हाँ। और कई चीज़ों को लेके जो इस तरह जो वक्तव्य आ रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जो है कोई जो है वो बयान नहीं दिया, अपनी हाँ। खामोशी नहीं तोड़ी, तो हाँ। ये क्या है? तो ये जो इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं और इस तरह की जो बातें आ रही है और अन्य तरह के जो कानून बनाने की बातें आ रही है और जो है वो कोर्स वगैरह की किताबों में और इतिहास को नए से लिखने, क्या मुसलमान जो है इस देश का वो डरा हुआ है इसलिए ये बैठक है? शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है और डरा हुआ भी नहीं है, लेकिन अपनी समस्याओं पर जो है वो चिंतन मनन करना। आपकी समस्या क्या है? सरकार है? नहीं, सरकार नहीं, वो बहुत सारी जो है विचारिक चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, सामाजिक चीजें हैं, हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं और जो है अपने अधिकारों को लेकर, रिजर्वेशन वगैरह को लेके, तो ये जो है ये चीजें नहीं है, बल्कि इस तरह जो वातावरण जो है बयान को लेकर जो बना धर्मांतरण वगैरह को लेके, तो अभी जो है इस पे जो है वो सोचना जो है वो जरूर हो गया था। चुनाव जो है इसके संदर्भ में और जो है वो सामने नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो बैठक चल रही है उसका एजेंडा क्या है वो अभी तक कहीं स्पष्ट नहीं है। और लोकतंत्र है, सभी लोगों को बैठने का अधिकार है, चिंतन करने का अधिकार है, मनन करने का अधिकार है। जहां तक मैं सरकार की अगर आप बात मुझसे पूछ रही हैं, हाँ। ये सरकार 125 करोड़ लोगों की सरकार है और सरकार का स्पष्ट मानना है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस वर्ग को हमेशा से डराने का काम किया और इस वर्ग को डराते रहे और भ्रष्टाचार और कुशासन करते रहे। ना तो उन्होंने देश का भला किया, ना इस वर्ग का भला किया तो अपना किया, अपनी जेबें भरी, देश को लूटा। लेकिन अब 2014 के चुनाव में ऐसी ताकतों को इसी जनता ने, 125 करोड़ जनता ने करारा तमाचा मारा है कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। अब इस देश में सुशासन की राजनीति होगी, इस देश में विकास की राजनीति होगी और जो विकास करेगा वही इस देश पर राज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास में भरोसा करती है। जिन राज्यों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, 4 बच्चे पैदा करें ये सुशासन है, बराबर जनता हमको फिर आशीर्वाद दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार बनी है और 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, ये सुशासन है। अदालत में जाएगी अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ, तो मैं मानता हूं कि एक बार फिर जनता हम पर दोबारा भरोसा करेगी। राकेश सिन्हा जी, ये जो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, क्या उसी का ये इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से हो रहा है? जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कई नेता दिखाई देते हैं, कई संगठन दिखाई देते हैं, जिसमें संघ भी शामिल है, मोहन भागवत जी भी शामिल हैं, क्या उसी का रिएक्शन है ये? अंजना जी, आपका जो आज विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर एक बुनियादी तरीके से बहस होनी चाहिए। हाँ। मैं यहाँ पर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने 1947 से मौलाना आज़ाद को आगाह किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 47 में जब मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम का कॉन्फ्रेंस बुलाया था तो उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि यह धर्म के नाम पर होने वाला अंतिम कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी या संघ समर्थित कोई सरकार बनती है तो ये माइनॉरिटी फोबिया क्रिएट किया जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को खतरा आ गया है। 2 महीने पहले भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के नाम पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे 22 संगठन आए थे। हाँ। सभी ये लेटर पैड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अस्तित्व सिर्फ लेटर पैड्स में है, उनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इनके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे कुलीन हैं जिनका समाज में नाम है, जिनका पत्रकारों के बीच नाम है, मीडिया में नाम है। तो ये एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार या आरएसएस मुसलमानों पर खतरा है। आप ये बताइए कि क्या जनसंघ समर्थित या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है? क्या मध्य प्रदेश से सरकार चल रही है 3 बार से, राजस्थान में बार-बार सरकार बनी है, कहां पर मुसलमानों के अस्तित्व को खतरा सरकार बनने के खिलाफ नहीं है। क्या 4-5 बयान आ गए, ये 5 बयानों से मुसलमान समुदाय पर खतरा हो गया है? ये महत्वपूर्ण है। वास्तव में क्या है अंजना जी, अगर एक सांसद इस तरह की बात करता है, एक सांसद इस तरह की बात करता है कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, दूसरा सांसद कुछ और कहता है, तीसरा सांसद योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं, निरंजन ज्योति कुछ और कहती है, साक्षी महाराज कुछ और कहते हैं, कुछ तो इसका मतलब होगा ना। चुनकर लोग उन्हें संसद में बिठा रहे हैं, इस देश की संसद में विराजमान है वो माननीय सांसद बनकर। मैं मानता हूं कि बयानों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, ये बयान क्यों आए, साक्षी महाराज जैसे लोगों के बयान क्यों आ रहे हैं? आज 1950-51 में भारत सरकार ने जनसंख्या नीति अपनाई
और कंट्रासेप्टिव का यूज हो। एक धर्म के लोग यदि यह कहें, सभी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कि किसी समुदाय विशेष को ब्लेम कर रहा हूं, हाँ। लेकिन उसे एक मेजोरिटी ऑफ लोग कहते हैं कि हम कंट्रासेप्टिव का यूज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ फैमिली वेलफेयर प्लान नहीं हुआ, जिसको पहले फैमिली प्लानिंग कहा जाता था। एक तो एक जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो या ना हो, एक जो पॉलिसी इम्बैलेंस है, उसके खिलाफ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गौरव भाटिया जी, आप इसके जड़ को देखिए, इसके मूल कारण को एड्रेस करना चाहिए कि जो सरकार संविधान से चलनी चाहिए वो सरकार आरएसएस और वीएचपी के निर्देशन पे चल रही है। और परेशानी तब होती है कि जो अल्पसंख्यक है उनको समाज का हिस्सा बताएं, उनको भारत का अभिन्न अंग बताने की बजाय एक सांसद बयान देता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, लव जिहाद की बात होती है कि घर वापसी कराओ। तो जो वर्ग है जिसकी संख्या कम है वो इस तरह से कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करेगा और तभी वो एकजुट होकर बात करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन आप कह रही थी क्या ये वर्ग डरा हुआ है? जब तक भारत में कानून का राज है, जब तक भारत में अच्छे नेता हैं, जब तक भारत में अच्छे लोग हैं, तब तक अल्पसंख्यकों के लिए भी जो बहुसंख्यक है वो लोग खड़े रहेंगे। ये केवल कुछ संगठन है जो अपनी राजनीति सेकने के लिए इस तरह से गलत बयानी और सांप्रदायिक बयान देते हैं। और ये परेशानी नहीं बढ़ती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट किया होता पहली बार जब योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद की बात करी। ये परेशानी नहीं बढ़ती अगर आरएसएस और वीएचपी को ये कड़ा संदेश दिया जाता कि संविधान के विपरीत अगर आप कहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, क्या जिस तरह का वातावरण बनाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया, हाँ, क्या जिस तरह का वातावरण बनाया गया उसी की वजह से ये हो रहा है? जी मुझे नहीं लगता। देखिए महमूद मदनी और अंतर्गत जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे खेमे बंदियां हैं। उन खेमे बंदियों में अब हर किसी को अपनी प्रासंगिकता जो है वो सिद्ध करना है। इसके पहले की सरकार है वो मुस्लिम तुष्टीकरण को जो है राष्ट्रीय नीति बनाए पड़ी थी। हाँ। अब ऐसी सरकार आई है जो पुष्टिकरण की तो बात करती है लेकिन तुष्टीकरण की बात नहीं करती। वो सर्व समाज का विकास करने की बात करती है, समाज विशेष के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। और किसी अल्पसंख्यक समुदाय को इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, इस तरह की कुनीतियों का प्रयोग नहीं करती। ऐसे में जो है नए सिरे से राजनीतिक परिदृश्य में जो बदलाव आया है उसमें हम अपनी भूमिका कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए मुझे लगता है कि महमूद मदनी और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, हाँ, वो जो है कमाल फारूकी साहब, वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य मुस्लिम समाज में अपनी ताकत को अंदाजने का हो सकता है, किंतु समग्र मुस्लिम समाज जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार। देखिए ये सत्य है कि आदरणीय मोदी जी विकास के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस तरह से धर्म परिवर्तन को लेकर के, बच्चे पैदा होने को लेकर के और भी कई तरह के मजहबी प्रश्न देश में खड़े हो रहे हैं, हाँ। उससे विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो धार है वो कुंद हो रही है। हाँ, हाँ। और आदरणीय मोदी जी भी इस बात से प्रसन्न नहीं है और वो विशुद्ध रूप से इस देश में विकास के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ। सबका साथ और सबका विकास जो हाँ। उनका संकल्प है, हाँ। वो मैंने कमजोर होता हुआ नहीं देखा है। हाँ, वो भी स्वयं इस बात से व्यथित जरूर है कि इस देश में विकास की चर्चा हो, हेल्थ की, एजुकेशन की, एनवायरमेंट की, हम कैसे इस देश को आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सद्भावना की दृष्टि से मजबूत बनाए। स्वामी जी के साथ मैंने पहले भी इस बात को देखा और अभी भी स्वामी जी निरंतर उनके साथ जो मेरा स्वामी जी बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन इतने दिन से लव जिहाद का मुद्दा आ रहा है, इतने दिन से धर्म वापसी का आ रहा है, हमें मुल्क से बाहर निकालने का मशवरा दिया जा रहा है। अब तक आप कहां थे? उस वक्त आपने बाहर निकल के आकर के विरोध क्यों नहीं किया जो आज आप मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं? ठीक है, लेकिन मैं तो इस सवाल को और भी बड़ा बनाना चाहती हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई विकास के एजेंडे पर हैं, सर्वशक्तिमान है वो इस जनादेश के साथ, तो फिर अपने ही सांसदों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। स्वामी रामदेव जी से भी इस सवाल का जवाब लेंगे कि क्यों मोदी जी नहीं रोक पाते अपने ही सांसदों को। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।